नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो ये RO ARO की जो टेस्ट सीरीज है, ये पहली टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। देखिए, टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने आप को जज करने का मौका मिलता है कि किस लेवल के प्रश्न एग्जामिनेशन में अगर आ जाएंगे तो हम उनको करने में सक्षम होंगे और कौन से प्रश्न पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अभी बल्कि टाइम है, लगभग 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम है। आई थिंक उसके बाद ही पेपर होगा RO ARO का। तो आप बेहतर तरीके से इनको जो आपकी कमियां हैं उनको आप दूर करके आप फिर से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही नेसेसरी है, इसको करना बहुत ही आवश्यक है। और ये पूरा जो पेपर हमने लिया है, ये पूरा एकदम जैसे कि RO ARO का पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको मैथमेटिक्स के भी प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के भी प्रश्न मिलेंगे, पूरे सारे प्रश्न मिलेंगे। 140 प्रश्न के इसमें पूरी डिटेल है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आप भी ऐसा करिएगा कि एक पेन पेपर साथ लेके रखिएगा। तो जैसे मान लिया प्रश्न नंबर 1 है, तो आप उसका जो आंसर होगा उसको नोट करिएगा, ठीक है। बाकी जो करेक्ट आंसर है वो तो हम बताते ही चलेंगे आपको यहाँ पे। तो लास्ट टाइम आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके इस 140 में से कितने सही आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यह है खनिज या मिनरल्स क्या है। तो खनिज और मिनरल्स क्या होते हैं? तो जो मिनरल्स होता है वो एक इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, यानी अकार्बनिक ठोस होता है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। अब जब परमाणु एक ही प्रकार का होगा तो किस में मिलेगा? तो जाहिर सी बात है वो एक प्राकृत तत्व होगा, उसमें मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 इसमें दिया गया है कि खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार ये एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा भी गया है। इसके बाद रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो जो रेडियोधर्मी डेटिंग की एक प्रक्रिया होती है, इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो उससे क्या मापा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चट्टानों की रिलेटेड पूछा गया, चट्टानों की उम्र है, संगठन है, रंग है या भार है। तो जो रेडियोधर्मी डेटिंग होता है उससे हम चट्टानों की एज का पता करते हैं कि वो कितने साल पुरानी है, ठीक है। इसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो यहाँ पे 4 मछली के नाम दिए गए हैं। पहला हिल्सा, लेबिया, गैम्बूसिया और मिस्टस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो ये है गैम्बूसिया, ठीक है। अब जो गैम्बूसिया मछली है ये एक ताज़े पानी की मछली है, आप इसको भी नोट करिएगा। ताज़े पानी की एक मछली है और ये मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 इसमें है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रॉम्बिन का संबंध है। तो थ्रॉम्बिन जो होता है उसका संबंध किससे पूछा जा रहा है। तो थ्रॉम्बिन का संबंध जो होता है वो रक्त जमाव से होता है, ठीक है। तो रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ये आप सभी जानते हैं। और रुधिर में फाइब्रोनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। इन 2 प्रोटीन के नाम आप याद रखिएगा कि ब्लड में 2 प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये होता है फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और इन दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इन दोनों का निर्माण यकृत में होता है। तो यहाँ पे थ्रॉम्बिन किससे रिलेटेड है? तो वो रक्त जमाव से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद इसमें है एनोसीमिया कहते हैं। तो एनोसीमिया का मतलब होता है घ्राण संवेदना में कमी, यानी जो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य की सूंघने की शक्ति होती है वो घट जाती है या उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। तो अब इसमें पूछा गया कि पेट्रोपादप कौन सा है, यानी जिससे तेल बन सकता है, बायोडीजल का यूज हो सकता है। तो अरहर से नहीं हो सकता, आप जानते हैं, मटर से भी नहीं हो सकता, चना से भी नहीं हो सकता है। तो इसके बाद फिर है, ये व्याधि दी गई है, उसका कारण दिया गया है, आपको यहाँ पे सही से इसको मैच करना है। तो सबसे पहला जो इसमें दिया गया है मैरिस्मस। तो मैरिस्मस किससे रिलेटेड है? तो ये प्रोटीन अल्पता से रिलेटेड होगा। क्वेशिकोर किससे रिलेटेड है? तो ये दीर्घकालीन उपवास। और टीबी किससे रिलेटेड है? तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस बी क्या है? तो ये एक वायरस इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 10वां प्रश्न दिया गया है इसमें, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थीं। तो जो मछलियाँ किससे संक्रमित थीं? निकिल द्वारा, सीसे द्वारा, कैडमियम द्वारा और पारद द्वारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पारद के द्वारा,
ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, सॉरी 11 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में हम ये नहीं देखते हैं कि सत्य असत्य क्या पूछा गया है और तुरंत वो ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इन पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया करिए। कई बार ऐसे 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे असत्य लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 सही हैं और 1 आपका जो है वो गलत होगा। तो इसमें पहला दिया गया है कि वायुयान के विशेष रबर टायरों का थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। तो जो विशेष रबर टायर होते हैं उनको थोड़ा क्या बनाया जाता है, उनको कंडक्टिंग बनाया जाता है, तो ये सही है। और प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, तो ये नहीं है। बैगनी तरंग ज़्यादा प्रकीर्णित होती है सबसे ज़्यादा, और रेड जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी तीसरा और चौथा ये सही होगा। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है, सही है। बाकी सूखे बालों में अगर घुमाएंगे आप कर भी सकते हैं, सही है ये। और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु की एक रस्सी बांधी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 11 का ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। इसके बाद फिर 12वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विविक्षाएं हैं। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। और दूसरा है, यह एंटी द्रव्य के चारों ओर तथा आकाशगंगाओं के होने की संभावनाओं की जांच करने में सहायक होगा। और तीसरा है, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायता देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 और 3 सही होगा, पहला गलत है। यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान नहीं बनाएगा एंटी द्रव्य। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, थोड़ा ब्लर हुआ है लेकिन। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्भृत मानते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा है, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तीसरा है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। चौथा है, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इससे कौन सा रिलेटेड है। तो अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट की परिघटना के अवलोकन से ही खाली हमें ये पता चल जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला इसमें दिया गया, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ। तो आप जानते हैं विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व तो आरंभ नहीं हुआ। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ, ये भी गलत है। और तीसरा है, गुप्त काल 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, तो ये सही है। और भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है 1192 से कौन आया, तो 1192 से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 ये गलत है, ये दोनों अपोजिट है आपस में। इसके बाद निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो ये केवल एक है, मेहरगढ़ से पाषाण मतलब हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए पुरा स्थल से लेकर। 16वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पे। तो वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए कहाँ पे दिए, वो श्रावस्ती में दिए, जिसका एक दूसरा नाम साहित्य महित भी है। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, तो जो वो पहला गुप्त शासक कौन सा था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद इसमें प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये दिया गया है, तो सही है। मनसबदार क्या होते थे, अनुमांशिक अधिकारी होते थे, सही है। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद 13वीं 14वीं ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो किस चीज़ की वो खेती नहीं करते थे, तो मक्का की खेती नहीं करते थे, बाकी तीनों चीज़ की खेती करते थे। प्रश्न संख्या 20 है, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा है। तो पहला है ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। और तीसरा जो दिया गया है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन।
तो जो सूफी संत होते थे वो इन तीनों का ही पालन करते थे। तो ये सभी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो पहला इसमें दिया गया है खुलदाबाद, तो ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बल्कि ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं, ये औरंगजेब का मकबरा है। और फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा यहाँ दिया गया, तो ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। और आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा नहीं है। और दिल्ली में जो है अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन है, यानी मैच है। इसके बाद फिर ये दिया गया है स्मारक हैं और निर्माता हैं, आपको इससे सही इसमें से मैच करना है कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। बुलंद दरवाज़ा यानी फतेहपुर सीकरी ये अकबर से रिलेटेड है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ से रिलेटेड है। और मोती मस्जिद दिल्ली ये औरंगजेब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कहा था उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, हमारे जो लास्ट ईयर के हमने जो डिस्कस किए मॉडर्न हिस्ट्री के, उसमें अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको। प्रश्न संख्या 24 है, महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे। यरवदा कहाँ पे है? तो ये यरवदा महाराष्ट्र में है। फिर ये सुमेलित करना है, सूची दी गई है कि कौन सा विद्रोह किस प्लेस से रिलेटेड है। तो देखिए कुकी विद्रोह जो है ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। कूका विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? ये पंजाब से रिलेटेड है। पाबना विद्रोह जो है ये बंगाल से रिलेटेड है। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये बिहार से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से इसका 4 1 2 3 ये सही होगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो SN सेन। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया ये सब प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल आंदोलन से इसमें से कौन जुड़ा नहीं था? तो देखिए एनी बेसेंट और BG तिलक, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर जैसे क्वेश्चन हमें एलिमिनेट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं? तो हमें मान लिया 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं कि B C और D जो है ये तो नहीं होगा। बाकी CR दास और S सुब्रमण्यम अय्यर, इन दोनों में से कोई एक ऐसा था जो नहीं जुड़ा था। तो देखिए CR दास का नाम अक्सर आता है स्वराज पार्टी और सारी चीज़ों में। S सुब्रमण्यम अय्यर का नाम बहुत कम आया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ये होम रूल लीग आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा? तो CR दास जो है ये नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न के 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं तो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालक्रमानुसार पता कीजिए। तो इसमें 4 दिए गए हैं, आपको अकॉर्डिंग टू टाइम इनको रखना है कि कब कब कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो पहला इसमें क्रिप्स मिशन दिया गया है, कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया है, और उसके बाद फिर क्या दिया गया है? और उसके बाद फिर बेबल दिया गया है। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया? तो ये आया मार्च 1942 में। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? तो वो आया मई 1946 में। और भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं अगस्त 1942 में शुरू हुआ, 9 अगस्त। और बेबल प्रस्ताव जो हुआ ये जून 1945 में। वैसे मतलब जो लास्ट ईयर के PCS में या और UP PCS से रिलेटेड एग्जामिनेशन में इस तरह के जो कालक्रमानुसार प्रश्न पूछे गए उसके लिए हमने एक अलग सेपरेट वीडियो ही बनाया है। तो आप हमारे खैर प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप उसको देख लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 2। इसके बाद है कथन और कारण दिया गया है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया और कारण है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जाहिर सी बात है, मतलब जो साइमन आयोग आया था उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद फिर 30 जो प्रश्न संख्या है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है क्या था। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो सही बात है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो ये काम किसने किया था? ये काम स्वामी विवेकानंद ने किया था।
या दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और तीसरा जो दिया, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वाधिक जोर दिया, तो ये काम राजा राम मोहन राय ने किया था। तो केवल एक जो है ये यहाँ पे सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ, इतिहास के इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग के लिए एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच को झगड़े को सुलझा लिया गया था, तो ये 1916 का अधिवेशन है। ठीक है, और इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, तो ये बात की बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो वो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, सही बात है। उन्होंने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वो सदैव डायरी रखते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, स्वशासन सुनिश्चित करना, और उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हुआ है इसका, तो ये है कि स्वयं की सरकार बनाना, ये सही था। स्वशासन सुनिश्चित करना, तो ये होम रूल लीग जो था उसका एक मेन एम था। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो तीनों मतलब यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, ये 1857 में हुई इस समय। इसके बाद वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो वस्त्रों के लिए सबसे पहले जो कपास की खेती का आरंभ किया गया तो वो भारत में किया गया। ठीक है, समाचार पत्र और भाषा आपसे पूछा गया है, ये आपस में मैच करना है कौन सा है। तो भारत मित्र ये रिलेटेड है हिंदी, और राष्ट्र मत ये मराठी है, और प्रजामित्र गुजराती, और नायक जो है ये बंगाली। तो 3 4 2 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, कथन कारण का एक प्रश्न है। कथन दिया गया है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट स्थित हैं। ठीक है, और तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो खैर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। इसके बाद भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और दूसरा जो दिया गया है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीत में हुई है। तीसरा है, गंगा हिमालय की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये अग्र है, अग्रगर्त में हुई। और चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटों, यूरोपीय प्लेटों तथा चीनी प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये चीनी प्लेट के फलस्वरूप, चीनी प्लेट तो कुछ है ही नहीं ना, तो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट ये यूरेशिया वाली प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 सही होगा, चौथा जो है ये गलत होगा। इसके बाद भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें दिया गया पहला कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। दूसरा है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में भारत न्यूनतम है। तो ऐसा नहीं है कि भारत एकदम न्यूनतम है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, बाकी भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना, 1% से भी कम है, तो सही बात है, 1% से भी कम है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है, तो बिल्कुल सही बात है, उद्योग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग होता है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश पूछा गया है कि कौन कौन से किससे रिलेटेड हैं। तो बाढ़ कहाँ पे होती है, तो बाढ़ जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में आती है। भूकंप, तो भूकंप कहाँ आएगा, हिमालय के गिरिपादी क्षेत्र आएंगे, जो शिवालिक का क्षेत्र होगा वहाँ पे आएगा। अब सूखा कहाँ आएगा, सूखा आएगा मध्य पूर्वी भारत में आएगा। और चक्रवात कहाँ आते हैं, तो झारखंड और उत्तर उड़ीसा में आते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा।
41 नंबर का प्रश्न है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं? तो 5% पाए जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो अरावली तो आप जानते हैं सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, शिवालिक जो है ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इसके बाद ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 4 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम अनधिकृत जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई। तो सही बात है, 1872 में अनधिकृत और 1881 में मतलब कंटिन्यूटी एक बना दी गई। लॉर्ड रिपन द्वारा सर्वप्रथम 10 वर्षीय अंतराल वाली पहली नियमित एवं अखिल भारतीय जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई, तो ये भी सही है। वर्ष 1921 को जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के कारण इसे महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और वर्ष 1981 में जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि 56.2% दर्ज की गई, तो ये 81 में दर्ज नहीं की गई है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। इसके बाद वर्ष और लिंगानुपात मैच करना है आपको। तो 1901 में लिंगानुपात कितना था? तो वो था 972। 1921 में लिंगानुपात कितना था? तो वो था 955। और 2001 में लिंगानुपात कितना था? तो वो था 933। और 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो वो था 940। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2, 1, 3, 4 करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद फिर राज्य और जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो केरल का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? वो 859 है। और उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं 828 है। उसके बाद फिर बिहार का सबसे ज़्यादा कितना होगा? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो होगा 1102। और पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो है 1029। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है तो कितना है? तो वो 35 पीपीटी है। इसके बाद काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पे? तो देखिए 2 घंटे आगे है, इसका मतलब ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कभी आगे इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, या अपनी जियोग्राफी की, अभी खैर जियोग्राफी हमारा शुरू होने वाला है एमसीक्यू के लिए, तो उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि 2 घंटे 1 घंटे आगे पीछे में किस तरह से टाइम मेरिडियन लाइन पे आगे जाएगा पीछे जाएगा कैसे होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। फिर ये लौह इस्पात केंद्र और देश दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? तो हैमिल्टन कहाँ पे है? तो हैमिल्टन कनाडा में है। और बर्मिंघम कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है ये यूनाइटेड किंगडम में है। एसन कहाँ है? ये जर्मनी में है। और अनशान कहाँ पे? चीन में है। तो ये 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद दुग्ध के अग्रणी उत्पादक का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो अवरोही क्रम क्या है? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद फिर फसलें और क्षेत्र और देश दिए गए हैं, सूची आपको मैच करनी है। तो इसमें रबर जाहिर सी बात है मलेशिया, कहवा किससे रिलेटेड होगा? कोलंबिया से। और जैतून किससे रिलेटेड होगा? तो ये इटली से। और गन्ना किससे रिलेटेड होगा? मॉरिशस से। तो 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद फिर देश और राजधानी दी गई हैं, तो देश की राजधानियाँ पूछी गई, इसमें कौन सा है? तो पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है तो वह, तो नाइट्रेट के कारण चिली प्रसिद्ध है। इसके बाद निम्न में से सही कथन आपको बताना है। तो भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। और कैस्पियन सागर खुला सागर है, ऐसा नहीं है। और भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में भी शामिल नहीं है। राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है, ऐसा भी नहीं है, गर्म मरुस्थल है वो। और उत्तर व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं, तो ये सही है, यहाँ पे एक दूसरे के उल्टे हैं। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह है, तो वो बोर्नियो द्वीप का अंग है कालीमंतान। इसके बाद फिर ये रेल मार्ग और स्थान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये रिलेटेड है पेरिस से वारसा। और ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, तो ये रिलेटेड है ब्यूनस आयर से वालपरेजो। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रिलेटेड है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
और ओरिएंट एक्सप्रेस ये रिलेटेड है पेरिस से इस्तांबुल तक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-3-2-1 ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो वो स्पुतनिक फर्स्ट था। 57 नंबर का प्रश्न है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय का महत्व क्या है। तो अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है तो राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब वो जो खर्च किए गए हैं पैसे उस पर नियंत्रण रखता है, ये बताता है कि ये सही है या गलत है। राजकोष पर नियंत्रण तो संसद रखती है। दूसरा है, कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों, ये है लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, तो ये सही है, लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा है, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया हो, तो ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या दिया है कि कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो कैग को कोई भी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है कि सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षक जांचते समय कानून का उल्लंघन करने अभियोग लगा सके, तो अभियोग नहीं लगा सकती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा, बाकी 1 और 4 जो है ये गलत होगा। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से कम एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो जाए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना आवश्यक नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। आवश्यक रूप से लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, ये मान्यता ऐसी मानी जाती है, एक चलन है कि जो प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा का ही हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। मनमोहन सिंह थे तो वो राज्यसभा से थे, है ना। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या है। तो पहला दिया गया, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, तो सही है। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये हमारा काम नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट अपना करेगी। बाकी वैज्ञानिक मनोदशा खोज विकास करना, ये भी है। वैयक्तिक सामूहिक कार्यकलापों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी सही है। तो 2 नहीं सही होगा, बाकी 1, 3, 4 सही होगा। इसके बाद, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो वो केरल है। इसके बाद है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कि कौन सा सही है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, सही बात है। और दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है, उन पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है संसद के थ्रू। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो ये भी सही है, विधानमंडल कुछ नहीं कर सकती है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से होती है। तो उच्चतम न्यायालय अपना अलग वैकेंसीज निकालते हैं, आप सब जानते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे 1 और 3 ये सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी, ये बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष, तो वो 1976 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो 73वें संशोधन में कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये सही है। इसके बाद, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये RTI जिसको हम कहते हैं, सूचना का अधिकार, ये हमारा DPSP तो नहीं है। इसके बाद, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है।
तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार जो है हमारा, ये मानवीय अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है हमारा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो वो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वह राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। इसके बाद फिर अलग है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति क्या होती है? तो वो सलाहकार नहीं होती है, परामर्श नहीं, एक प्रशासकीय अभिकरण होती है विकास खंड पर। ठीक है, आप भी देखते होंगे अपने गाँव में। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आएगा? तो वो आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19, ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2028 तक भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अनुमानित किया गया है? तो चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अनुमानित किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो वो निभाते हैं सचिव योजना आयोग। ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये जो बताया गया था ये अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस मामले में ऐसा बताया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इसमें से संवैधानिक प्राधिकरण राज्य निर्वाचन आयोग है, यह आर्टिकल दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का 280 दिया गया है। जिला पंचायत भी आर्टिकल दिया गया है इसको अमेंड करके। और राज्य निर्वाचन अधिकारी ये जो है ये नहीं दिया गया है। तो 1, 2 और 3 जो है ये संवैधानिक प्राधिकरण है। इसके बाद भारत निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे पहला है सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम। उसके बाद नदी परियोजना के इंटरलॉकिंग, जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना और सिंचाई परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, ये जो है भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 है। इसके बाद इसमें है चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है और भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तीसरा है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और चौथा भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो गलत हो गया, चौथा सही नहीं है। तो अब चौथा सही नहीं, मान लिया हम एलिमिनेट करते हैं तो देखिए चौथा सही नहीं होगा तो 2 यानी बी और डी गलत हो गया। और विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है, ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या है? 2 और 3, यानी भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, पहला हथकरघा है, और दूसरा है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते रहिए आप, अगर मान लिया प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं तो। इसके बाद है इसमें भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया गरीबी हटाओ योजना। इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय संपत्तियों का अर्थ है, यानी एनपीए का अर्थ पूछा जा रहा है कि एनपीओ का अर्थ क्या होता है? तो बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग नहीं, वसूली नहीं होती, ऐसे धन जिनकी वसूली नहीं होती, ऐसे जो लोन चले जाते हैं इनकी वसूली नहीं हो पाती, उनको हम कहते हैं क्या? गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई तो 1948 में घोषित की गई थी। और भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था तो कब किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाज कंपनी जारी करती है, क्या जारी करती है? तो वो एक चार्टर पार्टी जारी करती है। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है?
तो पहला इसमें दिया है ग्राम सभा के परियोजनाओं की संस्तुति करना और संभावित कार्यों की सूची बनाना, ये नहीं है। और कार्यों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना और उनकी प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए जारी करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पावर पैक परियोजना संबंधित है किससे? तो पावर पैक परियोजना दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से रिलेटेड है। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? तो वो 26% के आसपास है लगभग। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन किया जाना है, तो ये किया जाना है क्रेफी कार्ड के रिपोर्ट के रूप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो एक हिसाब से ये दोनों सही हैं और आपस में एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। स्वाधार योजना ये किससे रिलेटेड है? तो स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। ये 89 नंबर का प्रश्न है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हरित क्रांति के घटक पूछा गया कौन कौन से हैं। तो उच्च उत्पादन देने वाली फसलें, हाई यील्ड वेराइटीज, बीज जो हैं, और सिंचाई। ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें, इससे कोई लेना देना नहीं है हरित क्रांति का। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो कहाँ पे है? वो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं। मंदिर और जनपद आपसे मैच करने के लिए पूछा गया है। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ये ललितपुर में है। और बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो ये फर्रुखाबाद में है, देवरिया में है ये। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? तो ये फर्रुखाबाद में है। और 12 भगवान का मंदिर कहाँ पे है? तो एटा में है। यानी 4, 3, 2, 1 करेक्ट है ये। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए यूपी स्पेशल के लिए एक पूरी हमने सीरीज कराई है जिसमें 17-18 वीडियो हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए, तो आपको पूरा यूपी स्पेशल वन टाइम कवरअप हो जाएगा और ज़्यादा बड़े कोई खास वीडियो भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये है खीरी लखीमपुर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो वो सारस है। और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और राज्य आपको मैच करने हैं। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में है। और रोहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? वो हिमाचल प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में है। तो ये 3, 4, 1, 2 करेक्ट है। इसके बाद निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं, तो ये है भितरकनिका यानी उड़ीसा में, लवण जल मगर के लिए। और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग के लिए। और एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन के लिए। इसमें से पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे केवल 2 जो है ये सही सुमेलित है, यानी मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग के लिए। इसके बाद निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से आपको देखना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन इसमें से दिया गया है, निर्धन देश अभी भी जनसंख्या वृद्धि तथा गरीबी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनके पास संपदाओं का बहुत कम भाग आता है। तो ऐसा नहीं है, संपदाओं का बहुत अधिक भाग आता है, क्योंकि अभी तक उन संपदाओं का दोहन नहीं हो पाया है। ठीक है, इसीलिए वो निर्धन है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ज्यों ज्यों समृद्ध राष्ट्र अधिक विकसित हो रहे हैं वो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, परिणाम स्वरूप भूमि के जीवन को चिरस्थायी रखने की क्षमता को खतरा हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली के मुख्य घटकों में शामिल है क्या क्या? तो यहाँ पे दिया गया है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, उसके बाद ऊर्जा प्रवाह, पदार्थ चक्रण, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, संचालन और संतुलन। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली के लिए सभी मुख्य घटक में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सक्रिय क्षेत्र वनस्पति एवं ऋणधारी प्रजातियों के से समृद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय एंडीज क्षेत्र जो है ये समृद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करना है आपको कि असत्य कथन कौन कौन से हैं। तो विश्व की कुल जैव विविधता का 60 से 70% भाग सिर्फ 17 देशों में पाया जाता है, तो सही है।
और विश्व के 12 देशों को जैव विविधता के बृहद केंद्रों का दर्जा प्राप्त है, उनमें से भारत भी एक है। ठीक है। और पृथ्वी पर मौजूदा कुल प्राणियों का 50% भाग कीटों की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। और पादप विविधता की दृष्टि से भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है, जहाँ 4700 पादप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे केवल चौथा कथन जो है ये असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए और इनमें से आपको सही कथन बताना है। तो खनन से प्राकृतिक जल संबंधी क्रम बिगड़ जाते हैं तथा इससे भूमिगत जल का प्रदूषण भी होता है। गंधक जो बहुत से धातुओं में मिला होता है गंधक के तेजाब में बदल जाता है। ठीक है। और खाने से आने वाला अम्लीय स्वाद निकटवर्ती नदियों एवं झीलों को प्रदूषित कर देता है। तो ये भी सही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। खानों की बात है, नहीं माइंस की बात हो रही है। वह क्या उत्पादन है जो चूर, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि है क्या? पर्यावरण प्रदूषण का कारक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता है और गुणात्मक संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में हो रहा है, तो वो है लिग्नाइट। कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन दिया गया है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये सही बात है। और कारण है, उर्वरक एवं कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आपस में एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। हिमालय की मृदाओं में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कारण है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो हिमालय के जो मृदाएं होती हैं उसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस नहीं पाया जाता, क्योंकि ऊपरी परत जो होती है बारिश के कारण बह के नीचे आ जाती है, जो कि शिवालिक के जो नीचे वाले निम्न पादी एरिया होते हैं वहाँ पे पहुँच जाती। तो हिमालय में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती। एक गलत है, लेकिन आर सही है, वनाच्छादित तो है ही है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है और पूछा गया कि कौन से सही हैं। तो शांत घाटी केरल राज्य के पलाक्कड़ जिले में अवस्थित है, तो ये सही है। यह पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा है, तो ये पूर्वी घाट का नहीं है, पश्चिमी घाट का है। यह 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी, ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 सही होगा। भारत रामसर अभिसार यानी रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसार के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो इन सभी स्थलों को मनुष्यों के लिए पूर्णतया अगम्य बना देना चाहिए ताकि उनका शोषण न किया जा सके, तो ऐसा नहीं है। और इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए एवं इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन को अनुमति दी जाए। तीसरा है, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित कराते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण से उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भी भावी पीढ़ी द्वारा उसका धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ये। और इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे नल्ला मल्ल जो है ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं, बाकी तीनों अगस्त्यमलय, पंचमढ़ी और नीलगिरी है। गंगा नदी में बीओडी यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य बीओडी पाया जाता है। इसके बाद ये 111 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा ब्लर हो गया ये। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं वहन क्षमता। ठीक है। और सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन होता है जो, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इसका है, पोषक तत्व संपन्न जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि जिससे ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है एवं बहुत से जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषीकरण, यानी बहुत ज़्यादा पोषण आ जाता है किसी चीज़ में जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है और एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो यहाँ पे
ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में नहीं होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण, बाकी सब में होता है। यानी 1, 3, 4 ये तीनों ही सही है। जीवभार गैसीकरण को भारत ऊर्जा संकट के धारणी यानी सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। तो नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है, तो ये सही है यहाँ पे। और जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता, तो ऐसा नहीं है। और जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन ईंधनों से नहीं, तो ये भी नहीं सही है। तो 114 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक सही है। ठीक है। इसके बाद जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो आप सभी जानते हैं कैप्टन हॉकिंस था। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। मद्रास शहर का परिवर्तित नाम क्या है? तो चेन्नई है। और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो वो की गई 15 सितंबर 1959 को। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो वो 3 वर्ष। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वो राष्ट्रपति में निहित है। और अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय है। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो वो सासाराम में अवस्थित है, बिहार में है। इसके बाद वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। और बंगाल का द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। टिटनेस का कारण होता है, तो टिटनेस का कारण क्या होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम। अब देखिए इसमें एक मैथमेटिक्स के प्रश्न दिए गए हैं कुछ, जिनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, एक आंगन के फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रम से 15.5 मीटर और 11.5 मीटर है। उस आंगन के फर्श पर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर पत्थर लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करना हो हमें, इससे देखिए 10 प्रश्न आते हैं, और ये 10 प्रश्न आपके बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए आंगन का, तो वो हो जाएगा 15.5 और गुणे 11.5। तो अब इसमें कुल व्यय आपको निकालना है, तो 15.5 गुणे 11.5 में से 400 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो जो भी उत्तर आएगा यहाँ पे हो जाएगा। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। उत्तर जो इसका आएगा मैं आपको बता दूं 71,300, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद मतलब सिंपल प्रश्न आते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे सिग्नल को पार करने में वो कितना समय लेगी? अब स्पीड कितनी है भाई? तो वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई दी गई वो मीटर में दी गई है। तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। 90 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब कितना आएगा? 18×5 = 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब समय कितना लगा? तो 150/25, सीधा सा बात है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो गया? 6 सेकंड आ गया। ऐसे सिंपल प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके 10 के 10 बिल्कुल सही होने चाहिए। जब किसी रेडियो की कीमत 30% कम हो जाती है, तो बेचे जाने वाली घड़ियों की संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा पूछ रहा है। अब जैसे मतलब इस तरह की जब सौदे चीज़ें होती है ना, कि एक चीज़ पर 30% कमी हो रही है और एक में 30% की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा नुकसान ही होता है, यानी घाटा होता है। तो कमी की प्रतिशत क्या होगा? सीधा सा फार्मूला आप याद कर लिए, x/y/100। वृद्धि कितनी है? 30, और कमी कितनी है? 30, और सबको 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा? 3×3 = 9, यानी 9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद है वीरेंद्र, उपेंद्र तथा सुरेंद्र एक काम को 12, 15, 20 दिन में कर रहे हैं। एक साथ काम करने पर वो कितना समय लेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है। 1/12, 1/15, 1/20, तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 1/5 दिन आएगा, तो 5 दिन आ जाएगा। उत्तर सही है आपका। इसके बाद है हरी से एक स्कूटर उसकी कीमत की 20% छूट पर खरीदता है, और कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि स्कूटर की कीमत मान लीजिए 100 रुपये में है, तो उसका फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20% छूट पे खरीद रहा है, तो यानी 80 रुपये हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका 120 रुपये हो जाएगा, है ना। अब 120 आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो 120 - 80 बटा कितना हो जाएगा? 80 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये 40/80 × 100 कर दीजिए, तो 40 × 80 यानी
50% आ जाएगा उत्तर आपका। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 50% होगा। तो इस तरह से सिंपल प्रश्न होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपसे गलत नहीं होने चाहिए। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है कितना है। ऐसे प्रश्नों में आप सिंपल कुछ मत करिए। कितना है? 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही है ना। और बटा 8 यहाँ पे विक्रय मूल्य करिए और ये गुणे 100 कर दीजिए। अब ये आप जो निकालेंगे तो 10 2 बटा 8 1 बटा 4 यानी 100 बटा 4 आएगा, और 100 बटा 4 मतलब 25%। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 25% लाभ प्रतिशत होगा। इस तरह से ऐसे अगर 2 आ रहे हैं तो आप सीधा 10 में से 8 को घटा के नीचे 8 ले आइए, गुणा का 100 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है 50 किलोमीटर यात्रा करने पर अजीत ने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष है, तो ज्ञात करें कि इस यात्रा में कुल कितनी दूरी है। तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि x डिस्टेंस उसको कवर करनी है, तो 50 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पाया तो x कुल दूरी थी, तो 50 x में से 50 घटा दीजिए, तो आपने x में से 50 घटाया तो 3/5 भाग शेष है। अब 3/5 गुणे x कर दीजिए, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और इसमें 125 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है 3/a बराबर 6, 4/b बराबर 16, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है, सीधा सा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं। a और b की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसमें इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, या सीधा सीधा यहाँ पे a स्क्वायर 1/4 कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर 1/16 कर दीजिए। 16 एलसीएम आप ले लीजिए, 4 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? 3/16। इस तरह से आ जाएगा। 3/16, 16 में से 3 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा। आप इसमें से निकालेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 3/16 आप इसको कर लीजिएगा। 16 में 3 को भाग देंगे जब, तो आपको ये ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, वैसे आएगा, श्योर आएगा। इसके बाद फिर एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है ये। विद्यालय की किसी कक्षा के विभाग ए के 60 छात्रों, विभाग बी के 70 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 75%। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% हो तो कुल कितने छात्र हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे आप इसको मान लीजिए कि x है, छात्रों की कुल संख्या x है, तो x का कितना? x का 70% बराबर 60 छात्र a में और 70 छात्र b में, तो 60 और 70 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 60 और 70 जुड़ गए, और इसका कितना है? 75% है, प्लस अब इसके बाद x माइनस 130 गुणे कितना? 65 कर दीजिए। इसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको x की वैल्यू कितनी है? 260 मिल जाएगी। एक फल विक्रेता को ग्राहक को 1 दर्जन संतरे 15 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो उसका आपको क्रय मूल्य बताना है कितना है। अब 1 दर्जन संतरे का आप क्रय मूल्य मान लीजिए x है, तो 1 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो यहाँ पे 15 दिया गया है, तो x गुणे 25% लाभ हो रहा है, तो 125/100 बराबर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 तो 12 आ जाएगी, तो यहाँ पे 12 सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। बी ए से अमीर है, ए सी से अमीर है, सी डी से अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि उन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति कौन होगी? तो जाहिर सी बात है, ई सबसे अमीर हो गया। अब बी से ए अधिक अमीर है, यानी ए बी, इस तरह से कर लीजिए। ए से सी अधिक अमीर है, तो यहाँ पे इस तरह से आप मिला लीजिए पूरा, तो आपको ये जो सीरीज मिलेगी ये इस तरह मिलेगी, डी सी ए और बी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यदि बी की माता ए के बेटा सी, ई का भाई डी, बी की बेटी ई, तो डी की दादी कौन है? तो आप इसको भी सीधा सीधा ड्रा कर सकते हैं। ए, तो यदि बी की माता कौन है? ए है, तो यहाँ पे बी के लिखिए, यह लिखिए माता है ये, और ए का बेटा सी है, यानी ये बेटा है। अब उसके बाद ई जो है वो डी का भाई है, तो यहाँ पे आप ई को कर दीजिए और यहाँ पे आप डी को कर दीजिए, ई डी का भाई हो गया और बी यहाँ से रिलेट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि
डी की दादी कौन है, यानी इसकी दादी कौन है, तो इसकी दादी कौन होगी, ए होगी। ठीक है, इसके बाद ये एक मतलब इस तरह से भी प्रश्न आता है, यदि माइनस भाग के लिए और भाग जो है गुणा के लिए, प्लस घटाने के लिए और गुणा जो है योग के लिए हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब आपको इसमें सबको 1 बाय 1 पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट आंसर है, आप करके देखिएगा इसको। इसके बाद फिर सेम टाइप का प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पे आप सीधा रख लीजिए इसको, 2 + 6 डिवाइड 6 + 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 1 5, 5 आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, इस सेशन का पेपर का लास्ट प्रश्न है क्या, संजय ने कृति से कहा तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो, तो कृति संजय से किस तरह संबंधित है। तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर आएगा वो होगा फुफेरा भाई। ठीक है, आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये पूरे 140 के 140 प्रश्न थे, आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और बाकी अगर इसमें कोई प्रश्न में दिक्कत है या कोई समझ में नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स में, तो आप हमें उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। जो एक सेशन होगा उसके लिए हम पूरा मैथमेटिक्स के लिए ही रखेंगे, जिसमें कि लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी है, इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें, या और बेहतर तरीके से जो प्रश्न होने चाहिए, या बहुत हल्के फुल्के प्रश्न हैं इससे भी अच्छे प्रश्न होने चाहिए, तो प्लीज़ इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।